पहले ना सबसे स्टार्टिंग में आंसर पैसेज रहेगा ना, जो कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का आंसर पैसेज में ये मार्क्स लिखे हुए हैं। कितने मार्क्स है? 10 मार्क्स का। उसमें क्या रहेगा? 10 क्वेश्चंस आएंगे और पैसेज दिया होगा, उसको अपन को क्या करना है? रीड करना है। कितनी बार? एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 बार रीड करना है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ पैसेज में या फिर क्वेश्चंस क्या है, तो क्या करोगे? जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको वो जो 4 ऑप्शन है उसको पैसेज में सर्च करोगे। ठीक है, तो जो भी मिलेगा उसको क्या करोगे? क्लिक कर दोगे। ये उनके लिए जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस क्या हुआ। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है, अगर 3-4 बार रीड करोगे तो तुमको कुछ समझ में आएगा तो तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? 10 मार्क्स रहेगा और ये बहुत इजी होता है, इसमें पूरे मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, कुछ में साइनोनिम्स होते हैं, जिसमें हमको क्या रहता है? साइनोनिम्स मतलब होता है कि उस वर्ड का सेम मीनिंग, जो होता है ना पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो वो वर्ड है उसका सेम मीनिंग दिया होता है, उसमें से हमको एक ऑप्शन रहता है सही, और एक होते हैं एंटोनिम्स जो अपोजिट होते हैं, विलोम शब्द। नेक्स्ट हमारा क्या है? नोट मेकिंग। ये कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। ये भी बहुत सिंपल होता है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टाइटल लेंगे। टाइटल कैसे देंगे? नोट को हम रीड करेंगे कितनी बार? 2-3 बार, मैक्सिमम 4 बार। ठीक है, इसको रीड करेंगे, हमको समझ में आएगा कौन सा वर्ड, कौन सा 2-3 वर्ड्स हैं या फिर एक लाइन छोटी सी जो बार बार रिपीट हो रही है, वही हमारा क्या रहेगा? टाइटल है। और बहुत बार क्या होता है? फर्स्ट टाइम में हमको क्या मिल जाता है? टाइटल मिल जाता है। टाइटल लिखेंगे, अगर आप ढूंढ सकते हो तो उसका सब टाइटल भी ढूंढ सकते हो। जैसे कि मूवी आती है उसमें टाइटल रहता है ऊपर, जैसे पुष्पा मूवी है, उससे नीचे सेकंड का रहता है, सब टाइटल भी रहता है ना, रिटर्न, पुष्पा रिटर्न नीचे। तो वैसे आप है ना टाइटल का सब टाइटल भी दे सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो टाइटल तो देना ही, सबसे स्टार्टिंग में देना। उसके बाद हम क्या करेंगे? नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे। वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पॉइंट्स बनाएंगे ना, पहले एक पॉइंट है 1 नंबर है ना। ठीक है, उसके भी हम क्या सब पॉइंट्स बनाएंगे। उसमें क्या है? 1 2 3 4, उसको हम इसमें लिखेंगे। जैसे 1 नंबर दे दिया ना, यहाँ पे हमारा हो गया हेडिंग, सब हेडिंग है ना। ठीक है, उसके बाद ये नंबर क्या नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4, इस टाइप से नंबर देके हम उसको लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हम कितने बनाएंगे? 4 टाइप से बनाएंगे, है ना। उसके बाद लास्ट में हम क्या लिखेंगे? एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस क्या होते हैं? कुछ भी हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, उसको हम एब्रिविएशंस बोलते हैं, वो हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, और वो जैसे बनाते हैं इसमें क्या करेंगे? कोई भी वर्ड का आपको एब्रिविएशन बनाना है तो उसमें उसके वोवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, इसको हम क्या कर देंगे? गायब कर देंगे, है ना, उसको हटा देंगे और उसको डायरेक्ट बिना वोवेल्स के लिख देंगे तो उसके एब्रिविएशन बन जाएंगे। तो हमको 3-4 एब्रिविएशंस लिखना है और उसको ना नोट मेकिंग में यूज भी करना है। आया समझ में? और थर्ड क्वेश्चन हमारा आएगा पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट। पोस्टर बनाने से क्या होता है? ऊपर पोस्टर हेडिंग देख के जो भी दे रखा है, जैसे डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है, हमको गाड़ी नहीं चलाना है, उस पर हम लिख सकते हैं पोस्टर बनाने का आया है, उस पर पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्या चल सकते हैं पॉइंट्स? तो बताएगा। हाँ डोंट, हाँ वो तो है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब हमको पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, उस पर भी आ सकता है। ड्रग्स भी आ सकता है, ड्रग्स इज इंजरियस टू हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होती है। सबसे इजी पॉइंट है से नो टू ड्रग्स। ये आप बहुत सारी पोस्टर्स में ये लाइन यूज कर सकते हो, से नो टू स्मोकिंग, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रिंक्स। ठीक है, लास्ट में अगर दे रखा है कि इस डिपार्टमेंट से बोला है हमको बनाने के लिए, तो हम उसमें लिखेंगे इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय दी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय दी ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है, या फिर खुद से भी लिख सकते हो बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हो जाएगा हमारा पोस्टर। उसकी जगह एडवर्टाइजमेंट भी आता है, आपको जो इजी लग रहा है वो बना दो। एडवर्टाइजमेंट में क्या है? एडवर्टाइजमेंट वही होता है जो हम न्यूज़पेपर में देते हैं, विज्ञापन। सोचो आ गया कि आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है कोई नई सिटी में, ठीक है, और आपको जो घर के जो गुड्स है ना, घर के जो भी चीजें हैं उसको आपको सेल करना है, बेचना है,
ठीक है, सुन वहाँ पे हेडिंग क्या डालोगे, सेल, ठीक है, सबसे इजी हेडिंग सेल। फिर आपके घर के क्या क्या सामान हो सकते हैं बेचने के लिए, टीवी, फ्रिज, और क्या हो सकता है, वॉशिंग मशीन, हैं, क्या, एसी, ठीक है, फैन, है ना, ये सब आप डाल सकते हो उसमें ना। और उसमें ये भी सकते हो कि हम लो प्राइस में बेच रहे हैं, कम सस्ते में बेच रहे हैं ना, लो प्राइस। फिर इसमें कांटेक्ट नंबर लिख के अपना नंबर में डालना, कुछ भी नंबर डाल देना, गलत है ना, अपना एड्रेस डाल देना, ठीक है, हाँ, अपना नाम जो भी तुमको दे, अगर वहाँ पे दिया रखा है वो नाम डाल देना, या फिर XYZ लिख देना, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। अगला क्या, लेटर एक सबसे आता है कि आपके कलेक्टर महोदय को लिखना हमको ना, ठीक है, क्या लिखना है, एक तो होता है एग्जाम में और ना हमारी कॉलोनी के अंदर क्या चल रहा है, शादी होती है, लाउड स्पीकर आ रहे हैं। एक आता है कि हमारे स्ट्रीट्स की लाइट्स बंद है और वहाँ की रोडें जो है उसकी हालत ठीक नहीं है, खराब है, तो भी हम लिख देंगे उसमें, ठीक है। सब्जेक्ट डाल देना कि जैसे आया कि हमारे एग्जाम्स है तो क्या चल रहे हैं, डीजे पर लाउड चल रहे हैं, ठीक है, तो उस पर लिख देना। सो पूरा जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को यूज करते हुए लिखना है जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। अगला क्या था, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट, इसमें जो इजी लगे, मेनली आर्टिकल इजी होते हैं। आर्टिकल्स किस बात पे, MP वर्ड का फेवरेट कौन सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अगला है प्रेस, जो होता है ना, प्रेस मतलब पता है ना क्या होता है, हाँ वो, तो एक दो तो याद कर लेना, कौन सा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और अगला क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इसके भी बहुत इजी पॉइंट्स बना सकते हैं हमारे लिए। स्पोर्ट्स क्या महत्व रखता है हमारे लाइफ में, क्या रखता है, तो बताएगा क्या सर, गेम्स और स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हाँ, उससे मन अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी होती है, और देखो दो तीन जना की पॉइंट्स मैंने लिखवाए भी थे। एक हमारे फिजिकल हेल्थ, जो शारीरिक हेल्थ होती है, शारीरिक स्वास्थ्य वो अच्छा होता है। आजकल लोगों को मेंटल प्रॉब्लम बहुत होती है, ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब बहुत होता है, तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। पता ना डिप्रेशन तो आजकल जो चलता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवसाद। तो क्या होता है कि जब हम स्पोर्ट्स और गेम्स खेलते हैं तो हम क्या होता है, खुश होते हैं, हमको एक पॉजिटिविटी आती है, तो उससे हमारा मेंटल स्ट्रेस है वो क्या होता है, कम होता है, पता ही नहीं होता है। और गेम्स और स्पोर्ट्स खेलने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुमने 50 मार दी तो तुम खुश हो रहे हो, हमारी टीम जीत गई है, टीम जीत गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नहीं बढ़ता है ना। और क्या है, और क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं हम, करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अगर आप बहुत अच्छा खेलते हो तो आप विराट कोहली जैसे भी बन सकते हो। स्पोर्ट्स के हो, नेशनल खेलोगे, स्टेट खेलोगे, नेशनल खेलोगे, फिर इंटरनेशनल खेलोगे ना। और कोई से पॉइंट्स कोई ऐड करना चाहता है, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कोई भी नहीं, ठीक। अगला क्या है, एक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके भी दो चार पॉइंट्स बहुत इजी है ना। क्या है, एक तो इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे ग्लोब है ना हमारा, उस पर बोली जाती है, तो एक पॉइंट तो सब यही लिखना, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। एक और इसी में करता है, इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। और क्या है, इंग्लिश हेल्प्स टू गेट जॉब। आजकल क्या होता है, जो जॉब्स हमको चाहिए उसमें भी वो क्या मांगते हैं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो इंग्लिश उसमें भी आपकी हेल्प करती है। और फिर आप दूसरे स्टेट्स में अब्रॉड जा रहे हो ना, फॉरेन में जा रहे हो, विदेश में जा रहे हो, तब भी वहाँ से आप उनसे बातचीत करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए भी आपको क्या आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए ना, अंग्रेजी आना चाहिए, इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। When you are traveling abroad, you should know English ना, then only you can communicate with other peoples, इसलिए काम आती है। और बहुत सारे जो मटेरियल है, आपको नॉलेज का जो मटेरियल है वो अगर नेट पे सर्च करोगे, कहीं पे भी सर्च करोगे, तो मेनली इसमें कौन सी लैंग्वेज में होता है, वो ज़्यादातर इंग्लिश में होता है, तो वो भी आना चाहिए। और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है और आगे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++,
पाइथन ये जो आगे तुम पढ़ोगे ये लैंग्वेजेस भी इसमें अवेलेबल होती है इंग्लिश में, इसलिए आपको इंग्लिश आना चाहिए। ये जो मैंने बताया इसको अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स बना के लिखना, और भी खुद से जो भी पॉइंट्स है तुमको याद आ रहे हैं वो लिखना है ना, ठीक है। अगला कैसा है ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें क्या क्या आएंगे, आर्टिकल्स, सम, मेनी, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। और वो टाइप के होते हैं आर्टिकल्स मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट, जो हमने पढ़े थे एन और द, ठीक है। और एन एक मैंने ना बहुत सिंपल सी ट्रिक लिखवाई थी, कब आएगा और कब एन आएगा। हाँ क्या बताया था मैंने, बताओ फटाफट। हाँ बताओ, से बता रहे थे, कोई बताएगा सर? आ से लगा के इधर के ना, जब आ ई उ ये आ रहे हैं ना, ए और ओ, ये जब आ रहे हैं तब हमारा क्या आता है, एन आता है, ठीक है। और जब का तो बाकी जो बचे हुए हैं जो कॉन्सोनेंट है का बाकी सबको लिखे लास्ट तक, उसमें क्या आएगा, ए आएगा। उसके एग्जांपल होते हैं वो जो फिर ये चीजें वो होता है। हाँ, जैसे कुछ भी है सेंटेंस है उसमें यहाँ पे क्या हमको क्या यहाँ पे लगाना है, जैसे बर्ड है ना, समझ लो पूरा सेंटेंस है, यहाँ पे ए या फिर एन उसमें से कुछ लगाना है। तो बर्ड को हिंदी में लिख के देख लो बस है ना, वाह क्या होता है, का तो माना हैं कौन सा व्यंजन होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ बर्ड है ना, ए आएगा। अब देख लो ऑरेंज, ऑरेंज को हिंदी में लिख के देखो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एन ऑरेंज, ठीक है। इसकी पूरी ठीक है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, याद रहेगा कहाँ पे ए आएगा, ए आएगा। तो द जब आता है जब हम डेफिनेट पर्सन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमको पहले से बताओ, तब आता है द। अगला क्या है, टुवर्ड्स डायरेक्टेड, ये कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। इसमें क्या आएगा, नो सूनर देन, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आने लगेगा। स्टार्टिंग नो सूनर लग जाता है, बीच में देन लगता है। अगला क्या है, क्लोज। क्लोज कितने टाइप होते हैं, अपने सिलेबस में 3 टाइप के क्लोज दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? बताया था नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, प्रोनाउन ही है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। और जो एडजेक्टिव क्लोज है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं। तो क्लोज क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का आते हैं, हमको एक सेंटेंस दे रखा है ना, एक या दो सेंटेंस, उसमें क्या होता है, अंडरलाइन कर देते हैं कुछ वर्ड्स, उसको हमको बताना होता है ये किस टाइप का क्लोज है, ठीक है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, नाउन क्लोज, आपको लग रहा है कि नाउन क्लोज है तो वो लिखेंगे, लग रहा है एडजेक्टिव क्लोज है तो वो लिखेंगे, या फिर एडवर्ब क्लोज। अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ठीक है, लेकिन जब भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट कुछ तो लिख के आना। इसकी जो ट्रिक है वो तुमको क्लास में बताऊंगा क्योंकि इतनी जल्दी समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आता है कि आइडेंटिफाई करना है हमको कि किस टाइप का है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि किस टाइप का है, क्योंकि नाउन क्लोज में क्या होता है कि उसमें हम ना क्वेश्चन लगा के पूछते हैं, व्हाट क्वेश्चन लगा के पूछते हैं, ठीक है, फिर उसका हमको आंसर मिलता है। एडजेक्टिव क्लोज होता है जो नाउन के बारे में हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वो एडजेक्टिव क्लोज आते हैं। और एडवर्ब क्लोज क्या होते हैं, उसके अंदर जिसके अंदर सिंस, बिकॉज़ और ये वर्ड्स आते हैं ना, वो होते हैं हमारे एडवर्ब क्लोज। तो अगर नहीं समझ में आ रहा कि कौन से टाइप का क्लोज है तो एटलीस्ट तुक्का लगा के ना, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या फिर एडवर्ब क्लोज, इसमें से कोई एक लिख के जरूर आना, खाली मत छोड़ना ना। हमको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस हमको करके आना है, आए या नहीं आए, ठीक है, लिखना सब है। 3 घंटे हमको पूरा बैठना है, पूरा पेपर सॉल्व करना है। अगला क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। अनलेस सेंटेंस है उसमें अनलेस लगा के उसको यूज करना। अनलेस स्टार्टिंग में आ जाता है, इसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। अगला क्या है, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सब इजी लगेगा, ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमको,
टेक्स्ट बुक, जो हमारी दो टेक्स्ट बुक है कौन सी है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। पहला क्वेश्चन जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है वो क्या, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक पैसेज दिया होगा, वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से कोई से भी चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट, नहीं चैप्टर और पोएम है ना अलग अलग, मतलब कोई से भी चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट लिया हुआ, ठीक है। पहला जो टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो होगा 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा। वो पैसेज है उसको पढ़ना है, ठीक है, और उसमें से हमको आंसर देना है। उसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये पैसेज है ये आपके कौन से चैप्टर से लिया गया हुआ है। आप उसको पढ़ोगे ना, और अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा समझा होगा तो आप समझ जाओगे कि इस चैप्टर का है। और एक ये भी आ जाता है कि ये जो चैप्टर है ये लिखा किसने, इसका ऑथर कौन है। इसीलिए जो भी तुमको सिलेबस में दे रखा है सारे जो चैप्टर्स है, सारी जो पोइट्री है, उन सब के लेखक के नाम और उनके चैप्टर्स के नाम अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्या है, अब अगला आ जाता है एक एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब वो होता है कि हिस्सा होता है ना, एक्सट्रैक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द। अब कहता है पोएम, जितनी तुमको पोएम है, हॉर्नबिल के अंदर 5 पोएम है, अ फोटोग्राफ, कार्डबोर्ड, वॉइस ऑफ द रेन, फादर टू सन और एक और है ना, ठीक है, 5 पोएम है। उसमें क्या है, पोएम में से कोई सा भी हिस्सा आ जाएगा, उसका हमको क्या करना है, उनको भी आंसर करना है। वो भी पोएम में से है, पोएम भी 4-5 लाइन है, 6 लाइन आ गई, उसमें ये भी पूछ लेंगे कि पोएम किसने लिखी है, इस पोएम का हाँ लेखक कौन है, ये पोएम का नाम क्या है, और कुछ क्वेश्चन उसी के 4-5 लाइन में से आ जाएंगे। तो पोएम को अच्छे से रीड करना, ये 3 मार्क्स का आएगा ना। अगला क्या, पैसेज आएगा, हाँ वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में से आएगा, वो कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। ये सब चीजें ना बहुत सिंपल होती है, इसमें आपको पूरे मार्क्स आने चाहिए। आप 4-5 बार इसको पढ़ोगे या फिर आपने अपनी किताबें अच्छे से पढ़ी होगी तो ये बहुत इजीली आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम हॉर्नबिल इन 30 वर्ड्स। आपकी जो हॉर्नबिल बुक है उसमें से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, वो कितने, सिर्फ 30 वर्ड्स में लिखने हैं, 30 शब्दों में, ठीक है, ज्यादा होते नहीं, 30 शब्द छोटे छोटे आंसर होते हैं। और 7 कितने दिए होंगे हमको, 6 दिए होंगे, उसमें से हमको सिर्फ एनी 5 कोई भी 5 करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर तो याद करने पड़ेंगे, अगर आप खुद से लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो यू कैन राइट इन योर ऑन लैंग्वेज ना, खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर नहीं याद हो रहा है, नहीं मतलब लिख पा रहे हो तो याद कर लेना। अगला है, अब ये अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये जो पोइट्री है, ठीक है, उसमें से आएंगे जो 5 पोइट्री है ना, उसमें से आएंगे, इसमें आएंगे, ये 6 मार्क्स का होगा। इसमें हमको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, एनी 3, ठीक है। जो पोएम उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है बहुत छोटे छोटे हैं, तो याद कर लेना एटलीस्ट। अगर ये याद नहीं हो रहे हो चैप्टर्स के जो बड़े बड़े पोएम्स के, तो क्वेश्चन आंसर याद कर ही लेना, जो स्मॉल है वो तो याद कर ही लेना। इसमें भी है ना 4 आएंगे, उसमें से सिर्फ 2 ही करना है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स, एनी 2। ये भी क्वेश्चन आंसर्स है, इसमें भी हमको सिर्फ 2 करना है। और लास्ट है जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, ये लॉन्ग आंसर, ये थोड़े से बड़े हैं, और ये एक किसमें से आएगा, एक हॉर्नबिल में से आएगा और एक स्नैपशॉट्स में से आएगा। ये 3-3 मार्क्स के आएंगे, और ये मेनली है ना जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चंस है ना उसमें से आ जाते हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे बोर्ड में रिपीट होते हैं, तो लास्ट ईयर के 2-3 साल के पेपर्स हैं, उनको जरूर सॉल्व करना, ठीक है।